नमस्कार। दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक लंबे गैप के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। कुछ अपनी कोरोना के कारण, कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, उसके निर्वहन के कारण समय अभाव रहा और इसके कारण जो है एक 6 या 7 दिनों का गैप हो गया, जिसके बाद मैं आज आपके साथ आ पा रहा हूँ। हम लोग पिछले क्लासेस में, अगर आप पिछले क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जरूर आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो 4 वीडियोस है आप उसे जरूर देख लें और उससे आपका बैकग्राउंड तैयार होगा, जिसकी के बाद हम प्रोसीड करेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में, जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव है और साइकोलॉजी जो नीट और जेआरएफ करने के लिए आप और एजुकेशन में आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा उसको डील करने में, साथ में केवीएस, डीएसएसवी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी को डील करने में आपको मदद मिलेगा। उस क्वेश्चंस को अप्रोच किस तरीके से किया जाए उसमें आपको मदद मिलेगा। हम पिछले क्लास में बिहेवियरिज्म तक की बात कर लिए थे। आज हम बात करेंगे न्यू बिहेवियरिज्म, नव व्यवहारवाद। ये नव व्यवहारवाद क्या है? व्यवहारवाद, आपने देखा था कि व्यवहारवाद ने क्या कहा कि देयर इज एसोसिएशन बिटवीन एस एंड आर, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध होता है, एक एसोसिएशन होता है, एक अनुबंध बनता है और उसके कारण हम नए व्यवहारों को सीखते हैं। एक कंडीशनिंग का फॉर्मेशन होता है। एस आर रिलेशन की बात किया, लेकिन न्यू बिहेवियरिज्म ने इस अप्रोच का विरोध किया। इन्होंने कहा कि यह एस और आर नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? एस ओ आर होता है। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में ऑर्गेनिज्म, एक जीव का जो उनकी जो ह्यूमन मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो क्लॉथिंग है, उनकी इंडिविजुअल पैरामीटर्स है, वो उद्दीपक को प्रभावित करता है। अगर आप इस तरह से देखें कि पहला कहता है कि अगर हम अचार देखते हैं तो ऑटोमेटिक मुंह में पानी आएगा, अगर हम जलेबी देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाएगा, सिक्रेशन जो है हो जाएगा। लेकिन क्या यह स्थिति हमेशा रहता है? अगर आपका पेट भरा हुआ हो या जलेबी आपको पसंद ही नहीं हो या जलेबी के बारे में आपको पहले से कोई अवेयरनेस ही नहीं हो, जानकारी ही नहीं हो, तो उस जलेबी को देखने के बाद आपके मुंह में पानी नहीं आएगा। अगर आप यूं देखें कि अचार अगर आपको पसंद है तो मुंह में देख करके आपको जो है लार आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिसको पसंद नहीं है उसके लिए वो अनुक्रिया नहीं होगा। मतलब ऑर्गेनिज्म की जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी जो इंटरेस्ट है, उनका जो इन्वायरमेंटल सेटअप उसको गवर्न करती है, उसकी पसंद नापसंद, उससे उसका अनुक्रिया प्रभावित होता है। अर्थात इसीलिए इनका कहना था कि हरेक उद्दीपक के लिए, इस व्यवहार न व्यवहारवाद का कहना था कि हरेक उद्दीपक के लिए व्यक्ति का रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता है। अगर आप एजुकेशन के स्टूडेंट है और एजुकेशन की किसी किताब को देख करके आपकी जो प्रतिक्रिया होगी, अगर वो इंजीनियरिंग से संबंधित कोई किताब होगा, आप उसकी तरफ नजर भी नहीं डालेंगे। मतलब आपका जो नॉलेज है, आपका जो ऑब्जर्वेशन है और आपका जो रिस्पॉन्स है वह हर एक चीज के लिए अलग अलग होता है। एंड दैट्स व्हाई एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सी और ऑब्जर्व एनी स्टिमुलस। सो ही फोकस्ड ऑन SOR। ये हरियाणा टैट में क्वेश्चन भी पूछा था कि SOR किस बात का दिया हुआ है, तो किस बात ने इसे प्रपोन किया? न्यू बिहेवियरिज्म में दे आर बिहेवियरिस्ट इन अप्रोच, बट वह ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के अलावा मेंटल एबिलिटीज को भी जोड़ देता है और आगे चल करके ये जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को प्रपोन करने में मदद किया इस वाद ने। अगर आप इस तरह से देखिएगा कि स्टिमुलस कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई टास्क हो सकता है, कोई एनवायरमेंटल एक्टिविटीज हो सकता है, लाइक कि गर्मी। आप एक गर्म माहौल में अगर रहते हैं तो अगर आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज आपकी जो रिस्पॉन्स की एबिलिटीज होगी या वर्क करने की कैपेसिटी होगी, वो थर्मल एनवायरनमेंट जो है आपका, वो वातावरण आपको प्रभावित कर देगा। एयर की क्वालिटी आपके रिस्पॉन्सेस को डिफरेंट कर देगा।
अगर सिचुएशन देखें, अगर टास्क कोई दिया गया है और बहुत ही हेल्दी सिचुएशन है, जैसे एक क्लासरूम में एक टीचर है और उसका जो रिस्पॉन्स करने का तरीका है वो क्या है, बहुत अच्छे से वार्म रिलेशनशिप है, बच्चों के साथ वो कनेक्ट कर पाता, कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश कर पाता है, उस सिचुएशन में बच्चों का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। लेकिन अगर वो क्रूर है, बहुत ही ऑथोरिटेटिव जो है टीचिंग स्ट्रेटेजी को अपनाता है, डोमिनेटिंग है, बच्चों को जो है डिमोरलाइज करता है, उनके का उपहास उड़ाता है, सरकास्टिक वे में उसका रिमार्क करता है, तो उस स्थिति में, वो सिचुएशन में बच्चों के रिस्पॉन्स, जो बच्चे अच्छे भी जवाब देते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो सिचुएशन, एनी टास्क सॉरी, अगर आप कोई काम कर चुके हैं पहले और उस तरह के काम को आपको दिया जाएगा, आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। अगर आपका इंटरेस्टिंग टास्क है तो आपका रिस्पॉन्स अलग होगा। सो वो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन और एनी एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी, सो देयर रिस्पॉन्स इज डिफरेंट, देयर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, उसके परफॉर्मेंस पर जो इफेक्ट होगा, उसको सोचने, परसीव करने का जो तरीका होगा, परसेप्शन, प्रत्यक्षण करने का जो तरीका होगा, वो डिफरेंट होगा। दैट इज द न्यू बिहेवियरिज्म। New behaviorism, this approach is saying there is no relationship between stimulus and response. There is a organizing process within an organism. It means there is a stimulus. That organizing process within an organism मीन्स हर व्यक्ति के जो मस्तिष्क में है एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी है, वो स्टिमुलस को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, वो उसको किस तरह से अपने मेंटल वर्ल्ड में उसको एस्टैब्लिश करता है, यह उसके रेस्पॉन्स को गवर्न करता है। मीन्स न्यू बिहेवियरिस्ट फोकस ऑन जेनेटिक, दैट इज इंटरनल एंड एनवायरमेंटल एक्सटर्नल कंडीशन फॉर ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जो बिहेवियरिज्म का एनवायरमेंटल फैक्टर्स था, जो बाह्य था, उसको भी लेता है, और ये एक जेनेटिक, दैट इज इंटरनल प्रोसेस है, उसको भी कंसीडर करता है, दैट इज इंटरनल, और दैट्स व्हाई इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू अप्रोच दैट इज नोन एज सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। और इसको सबसे अधिक जो इसको बढ़ाने का काम किया वह था अल्बर्ट बैंडुरा। अल्बर्ट बैंडुरा जिसने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी, आपको पता होगा सोशल सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया, सोशल लर्निंग थ्योरी। अल्बर्ट बैंडुरा considered the learning is the leading proponent of this theory. He focused that people learn not only as a result of their own beliefs and expectations, but by modeling and observing others. An idea that lead to the development of modern social cognition theory. अल्बर्ट बैंडुरा कहता है, अब इन्होंने विरोध किया कि ये अनुबंध स्टिमुलस रेस्पॉन्स से हम चीजों को नहीं सीखते हैं, और रीइंफोर्समेंट इज नॉट द सोल डिटर्मिनेंट फॉर द लर्निंग, कि हर चीज हम रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन के आधार पर जो B.F. स्किनर कहता है उसके बातों का इन्होंने खंडन किया। इनका कहना है कि एक चाइल्ड, एक बच्चा क्या करता है, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करता है, देखता है, और वह उस इन्वायरमेंट में जो उससे बड़े हैं, जो प्रोमिनेंट है, जो डोमिनेंट है, जिनकी अधिक चलती है, इसको इस तरीके से लीजिए, उसको क्या करता है, वो देखता है और उसका वह अनुकरण करना शुरू करता है, इमिटेशन करना शुरू करता है। आप इस तरह से आप इस बात को ले सकते हैं कि आप देखोगे जो मॉडर्न फैमिली है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग है, तो उनके यहाँ उनको पालन पोषण कोई आया करती है,
मॉडर्न फैमिलीज में, और वो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं, उनका जो बोलने का तौर तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन बच्चों के भाषा पर, लैंग्वेज पे उसका असर आपको देखने को नहीं मिलता है। वह क्योंकि उस एनवायरनमेंट में, उसके फैमिली एनवायरनमेंट में उसका जो स्तर होता है वह सबसे लोअर होता है। वी ऑब्जर्व द प्रोमिनेंट दैट डिटरमाइन द एनवायरनमेंट। तो जो प्रमुख होता है, जो शक्तिशाली होता है, उसी का हम ऑब्जर्वेशन करते हैं अपने सोसाइटी में भी। आप देखते हैं कि नेहरू कोट की बात करते हैं हम, बहुत सारे लोग कोट पहनते होंगे, नेहरूवियन कोट ही क्यों कहलाता है? आपने देखा होगा कि मोदी जो है कुर्ता या मोदी जैकेट जो है बहुत फेमस हुआ, जो हाफ बाजू का जो है कुर्ता पहनते हैं मोदी जी। क्यों? क्योंकि वो प्रोमिनेंट है हमारी सोसाइटी में। हम क्या करते हैं, लोग बाल बनाता है, एक समय चला था तो अजय देवगन का कट करवाना शुरू किया था। अगर पहले देखोगे तो फुल पैंट पहनते थे लोग, तो पैंट्स क्या होता था कि अमिताभ बच्चन जैसे पहनते थे, बेल बटन तो उस तरह से पहनना। अब देखो कोई क्या करता है, सलमान खान को जो है फॉलो करता है। मींस आप देखोगे कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में किसको लिया जाता है, सारे हीरो हीरोइंस, बिकॉज दे आर आइकॉन्स। We do not imitate such persons who are not prominent in our society, even though their look is very nice, but we imitate such persons who are prominent. That is observation learning. मतलब हम, एक बच्चा क्या करता है, वो दूसरे को व्यवहार करते देखता है, और उस व्यवहार करने के बाद अगर उसे रिवॉर्ड मिलता है तो वो उस व्यवहार को अपने में ले लेता है। अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिलता है, उसे पनिश किया जाता है, या समाज में उसका स्टेटस अच्छा नहीं होता है, उन व्यवहारों को वो अवॉइड करता है। मींस वी लर्न थ्रू आवर सोसाइटी। सोसाइटी हैव अ बैकअप ऑफ लर्निंग। Whatever we observe or see around us, we imitate through imitation, observing and modeling. इमिटेशन और मॉडलिंग में जो एक डिफरेंस आपको दिखेगा, इमिटेशन क्या होता है, इमिटेशन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आप सोच समझ करके या बिना सोचे समझे, आप रास्ते में जा रहे हैं, कुछ आवाजें आपको सुनाएगी, आप उसे, आपके कान तक पहुंचती है। ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो द हीरोइक। तो आप उसको सुना, आपने लिसनिंग की, और वो आपके दिमाग में बैठ गया। आप देखोगे बहुत सारे लोग, हर एक रीजन के लोगों का बोलने का तौर तरीका क्या होता है, डिफरेंट होता है। उनका एक्सेंट, बोलने का उच्चारण, आप जैसे जैसे देखोगे कि आप अगर उत्तर चले जाओ, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, वहां के लोग फास्ट बोलते हैं। जैसे जैसे आप जाते जाओगे पूरब की तरफ, आप लोगों की भाषा में अंतर देखेंगे, थोड़ी मिठास आ जाती है, थोड़ा जो आप लंबा खींचते हैं। तो एक्सेंट, हर आदमी का एक्सेंट कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है, और वो हम इमिटेशन से सीखते हैं। तो इमिटेशन मॉडलिंग में क्या होता है, जब आप किसी प्रोमिनेंट आइडियल पर्सन्स के बिहेवियर को, उनके क्लोथिंग स्टाइल को, उसके हेयर के स्टाइल्स को, उनके बोलने के तौर तरीकों को आप जो है इमिटेशन करने लगते हैं, जो स्पेसिफिक होता है और मोस्टली ये कॉन्शियसली होता है, तो वो क्या कहलाता है, मॉडलिंग। जब बच्चे एडोलेसेंट एज में होता है, किशोरावस्था में होता है, तो ये मॉडलिंग में बहुत अधिक होती है। वो जो है उस समय में जिम करना शुरू करता है, उस समय हेयर कट करना, उसी स्टाइल को अपनाता है जो उस समय कल्चर में रहता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी अगर देखेंगे, या न्यू बिहेवियरिज्म पर्सपेक्टिव जो है, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में बहुत अधिक यूज होता है। बांडरा सेड दैट चिल्ड्रन लर्न बाय मॉडलिंग। He disagreed with Skinner. He pointed out that although the environment shapes behavior also affects the environment. उनका कहना था कि बिहेवियर, हमारे व्यवहार को कौन गवर्न करता है, हमारा इन्वायरमेंट। लेकिन इसने इनका कहना था कि नहीं, हमारे इन्वायरमेंट भी हमारे बिहेवियर को शेप करता है। आगे हम जब बात करेंगे पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व के बारे में, तो आपको बताएंगे इस बात को कि पर्सनालिटी की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कल्चर और सोसाइटी अफेक्ट्स आवर पर्सनालिटी। इसका एक दूसरा धारा ये भी है, इसके जस्ट अपोजिट,
अ पर्सनालिटी अफेक्ट्स इन्वायरमेंट। केवल हमारा इन्वायरमेंट ही हमें हमारे सोच को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे इंटरेस्ट को गवर्न नहीं करती है, बल्कि हमारा सोच, हमारा एटीट्यूड, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, वो इन्वायरमेंट को सेव करती है। एक सिंगल पर्सन भी एक पूरे समाज को बदल देता है। इन्वायरमेंट चेंज द इन्वायरमेंट। एक महात्मा गांधी आया और पूरे जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों को बदल दिया। सत्याग्रह का उनका विचार, अहिंसा का उनका विचार, एक नई जीवन शैली को विकसित किया और इस जीवन शैली को गांधीज्म नाम दिया गया, जिसको आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और अल्टीमेट अब वर्ल्ड के प्रोमिनेंट पर्संस को आप देखेंगे कि आज गांधीज्म फिलॉसफी कितना इफेक्टिव है वो मानता है। तो गांधीज्म आया, एक व्यक्ति गांधी, एक कार्ल मार्क्स आया, उसने समाजवाद की जो अवधारणा दे दी, उसने पूरे लोगों के सोचने और समझने की दशा और दिशा बदल दी। एक अब्राहम लिंकन, एक मदर टेरेसा, एक एपीजे अब्दुल कलाम। देखो, एक व्यक्ति का पर्सनालिटी भी क्या करता है, एनवायरनमेंट को सेव करता है, पॉजिटिव वे एज वेल एज नेगेटिव वे। तो आप इसको कहा गया कि एनवायरनमेंट अफेक्ट्स our behavior affects our environment. That is known as reciprocal determinism. हम आगे इसकी बात और जो है चर्चा करेंगे इस पर कि व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट रहा वह किसने दिया? अल्बर्ट बैंडूरा ने दिया। Since children learn by modeling, इनका कहना था कि since children learn by modeling, so parents and caregivers must provide good examples. ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर माँ बाप का रिलेशन खराब है तो उसको इफेक्ट कहां पड़ेगा? बच्चों के ऊपर। अगर आप राहुल, एक फिल्म है, सुभाष घई की फिल्म है, मुक्ता आर्ट्स की फिल्म है, उसमें देखिए कि माता पिता का जो डिवोर्स का सिचुएशन है वो किस तरह बच्चे के व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर मनु भंडारी की एक रचना है आपका बंटी, अगर आप उसे पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि माता पिता का जो रिलेशनशिप है, पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है, वो बच्चे के साइकोलॉजी को, उसके इंटरेस्ट को कैसे प्रभावित करता है, उसकी मनोदशा को कैसे प्रभावित करता है। दैट इज सो अच्छा, चिल्ड्रन मस्ट बी प्रोवाइडेड a good examples by their parents. उनके रिलेशनशिप, उनका बोलने का तौर तरीका बच्चों की मानसिक क्षमता को, उनकी साइकोलॉजिकल मेकअप को प्रभावित करता है। Albert Bandura is the author of Social Learning and Cognitive Learning Theory, a blend of traditional behaviorism and cognitive influence. जो ट्रेडिशनल अप्रोच था बिहेवियरिज्म का, उसको और एक कॉग्निटिव जो संज्ञानात्मक प्रभाव था उसको जोड़ करके इन्होंने सोशल लर्निंग और कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी को प्रपोंड किया। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया है सेल्फ एफिकेसी को, स्व प्रभावोत्पादकता। याद रखिएगा, ये डीएसएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा है कि सेल्फ एफिकेसी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सेल्फ एफिकेसी, स्व प्रभावोत्पादकता। एक आपके मन में ये थॉट होता है, आई एम इफेक्टिव एंड आई कैन डू इट। एक आप में ये भावना होना कि मैं कर सकता हूं, मेरे में ये एबिलिटी है। अपने फोर्टे को जानना, अपनी पोटेंशियल को पहचानना और पहचान करके कि मेरे में ये क्षमता है, मैं ये चीज कर सकता हूं, ये टारगेट पूरा कर सकता हूं, ये सीख सकता हूं, ये सिखा सकता हूं। ये एबिलिटी आप में जो डेवलप होती है, दैट इज नोन एज सेल्फ एफिकेसी, स्व प्रभावोत्पादकता। आई एम गुड एंड आई कैन डू इट, नो वन विल स्टॉप मी। आगे चल करके हम अब जब ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी पढ़ेंगे ये कैसे जो है डिटरमाइन करता है। इन्होंने बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट करके ये बात दिखाया कि उन्होंने 72 बच्चों का जो है ग्रुप लिया और उसको 24 के ग्रुप्स में बांट दिया। एक में 24 जो था वो एग्रेसिव रोल मॉडल को दिखाया गया 24 बच्चों को, और 24 बच्चों को दिखाया गया जो कि नॉन एग्रेसिव रोल मॉडल था, और 24 ग्रुप जो था वो कंट्रोल ग्रुप था। और उसमें देखा गया कि एक बोबो डॉल है और उसको एक यंग व्यक्ति जाता है और उसको मारता है।
दूसरे में दिखाया गया कि वो जाता है, उसके साथ खेलता है, उसके साथ अच्छा अप्रोच करता है, वो कुछ नहीं करता है। तो देखा गया कि जिन बच्चों ने देखा कि अगर एग्रेसिव मॉडल को जब पीटा जाता है तो वो क्या हो जाता है कि बच्चे उस चीज को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और एक में देखा नॉन एग्रेसिव मॉडल को, और जब एग्रेसिव मॉडल पीटता है तो उसे पुरस्कार मिलता है, तालियां बजती है। नॉन एग्रेसिव मॉडल में भी जो है ग्रुप को डिवाइड किया गया था, तो उसमें देखा गया कि जो है एक में कि एग्रेसिव मॉडल को जो है कुछ नहीं मिलता है, उसको कोई जो है रिवॉर्ड नहीं मिलता है। नॉन एग्रेसिव में भी इसी तरह से किया गया। तो देखा गया कि जिन बच्चों ने देखा कि अगर पीटने पर पुरस्कार मिल रहा है तो उन बच्चों को जब उस रूम में रखा गया बोबो डॉल के पास, वो जाकर के बच्चों को पीटना शुरू कर दिया। और जिसमें दिखाया गया कि पीटने पर जो है उसे स्टिमुलस नहीं मिला, उसको रिवॉर्ड नहीं मिला, उसको कोई नया चीज नहीं मिला, तो वो बच्चे अपने को एब्सटेन रखा, मतलब वो लड़ने के लिए नहीं गया, मारने के लिए नहीं गया। मतलब बच्चा केवल अपने व्यवहारों से नहीं सीखता है, रिवार्ड और पनिशमेंट से नहीं सीखता है, बल्कि दूसरा क्या व्यवहार कर रहा है और उसको क्या रिवार्ड और पनिशमेंट मिल रहा है, उसके आधार पर वह सीखता है। और जो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस रहा। इस तरह से आप देख सकते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट के बाद कि social learning theory. Now we are going to deal with the social learning theory, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। और इन्होंने इसके लिए 4 स्टेप्स की बात की, उन 4 चरणों की बात हम आगे करेंगे। तो आगे बात करते हैं जो बैंडुरा ने प्रपोज किया सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या जिसे हम ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अवलोकन अधिगम के नाम से भी जानते हैं। उसके इन्होंने चरण बताए। चरण में अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्वेशन और सीइंग में एक जो माइन्यूट फर्क है कि ऑब्जर्वेशन जब होता है आप उसमें सीइंग एंड हियरिंग दोनों होता है, सुनना और देखना दोनों शामिल होता है। तो उसका सबसे पहला चरण, कभी कभी डीएसएसबी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसने एक चरण और रखा था कि ऑब्जर्वेशन, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। आपको जब एग्जाम में जाओगे तो आप इसके सीक्वेंस को ये तोड़ मरोड़ करके रख देते हैं इधर से उधर करके, और आपसे कहा जाता है कि विच वन इज द राइट सीक्वेंस और राइट स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग और सोशल लर्निंग। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर सीक्वेंस की बात आएगी तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आएगा, देन अटेंशन, देन रिटेंशन, देन रिप्रोडक्शन और लास्ट में मोटिवेशन आएगा। मींस ये चरण इस तरह से होगा। आपको कभी ऑब्जर्वेशन दे सकता है, हो सकता है कि कभी आपको अटेंशन से शुरू करे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर पर डिपेंड करता है कि उसने ऑब्जर्वेशन रखा है या अटेंशन से शुरू किया है। ये बात याद रखें। ओरिजिनली ये 4 स्टेप्स ही है। अटेंशन, अटेंशन को हिंदी में हम अवधान करते हैं, ध्यान देने की क्षमता। ध्यान देने की क्षमता का मतलब क्या है यहां कि व्हेन यू आर फोकस्ड ऑन वन स्टिमुलस दैट इज ऑफ योर इंटरेस्ट, when you are focused, when you are not deviated by other stimuli available in your environment, आपके इन्वायरमेंट में जो अदर स्टिमुली है, अदर वस्तुएं हैं जो आपके अटेंशन को डाइवर्ट कर सकता है, लेकिन आप उससे डाइवर्ट ना होकर के किसी एक चीज पर फोकस्ड है, तो वह क्या कहलाता है? अटेंशन। और इसी को कहते हैं स्टिमुलस फोकस। Focused, concentrated on one aspect, one thing, one situation, one person, one behavior. जब आप किसी चीज पे अटेंशन देते हो, फोकस्ड हो जाते हो, ऑटोमेटिकली वो क्या करता है कि यू ट्राई टू रिहर्स इट, रिहर्स देम। आप उसको जो है बार बार दोहराते हो, उसके ऊपर आपकी नजर बार बार पड़ती है, आप उसको बार बार करना चाहते हो। और जब आप किसी चीज को ध्यान देते हो, कंसंट्रेटेड हो जाते हो, ज्यादा एफर्ट लगाते हो, तो वो आपके मस्तिष्क में रिटेन हो जाता है, अवधारण उसका हो जाता है।
एंड थर्ड जो स्टेज आता है कि जब अब एक किसान का बच्चा वो देखता है कि पापा उसकी लकड़ी को कैसे काटता है कुल्हाड़ी से, वो बार बार देखता है कि एक ही जगह पर कैसे जो है मारता है, फिर उसे हटाता है, फिर उसी जगह देता है, वो अटेंशन है। जब उस प्रोसेस को वो देखता है तो वो क्या कहलाता है, रिटेंशन। और अब क्या करता है, जब उसके फादर अवेलेबल नहीं और उसकी मां कहती है कि हमें जो है जलावन चाहिए, लकड़ी चाहिए, तो वो बच्चा क्या करता है कि उस चीज को जो उसने दिमाग में रिटेन किया है उसको फिजिकली, मोटर रिप्रोडक्शन, यहां जब ये मोटर रिप्रोडक्शन की बात होती है, फिजिकली उसको परफॉर्म करके दिखाना, दैट इज मोटर रिप्रोडक्शन। अब वो बच्चा कुल्हाड़ी को उसी तरीके से वहां मारता है और लकड़ी को जो है काटता है और अपनी मां को जलावन दे आता है। देन फोर्थ वन इज अ मोटिवेशन, दैट इज रिवार्ड रेनफोर्समेंट। अगर एक आदमी, एक व्यक्ति, एक बच्चा ये सोचता है कि अगर हम ये परफॉर्म करेंगे देन आई विल गेट दिस रिवॉर्ड, और वो मेंटली उसके लिए प्रिपेयर होता है, तो वो लर्न बिहेवियर को करके दिखाता है, अभिप्रेरित होकर के उस बिहेवियर का प्रकटीकरण करता है। तो आप इसको मेंटल एस्पेक्ट कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, फिजिकल। कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे करते हैं कि सर रिप्रोडक्शन बाद में होना चाहिए और मोटर जो है पहले, मोटिवेशन पहले होना चाहिए। तो उसका कहना है कि जब फिजिकल परफॉर्मेंस है, दैट स्टेप इज जो है बिफोर द मोटिवेशन। मोटिवेशन रिवॉर्ड एक्सपेक्टेशन के लिए होता है, और समटाइम्स विदाउट रिवॉर्ड व्हेन यू आर फिजिकली परफॉर्मिंग एनी टास्क दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड, दैट यू हैव रिटेन्ड और अटेंडेड बिफोर, दैट इज फिजिकल। सो सीक्वेंस यही होगा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, और अभिप्रेरणा, दैट इज मोटिवेशन। ये हमारा सीक्वेंस होता है। अब आगे बात करेंगे हम, आपसे बात किया था हमने सोशल जो लर्निंग थ्योरी की बात जब हम कर रहे थे, तो कि रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म क्या है। अब बात करते हैं हम रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये ट्रायंगल बना है, इसमें एक फैक्टर है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर आप जहां रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वहां का सोशल नॉर्म्स क्या है। सोशल नॉर्म्स डिसाइड करता है आपका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे अपने यहां किसिंग इज नॉट अ वेरी कॉमन, सोशली इसे अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप जब भी अपने स्पाउस के साथ, अपने लवर के साथ रहेंगे, तो आप उस चीज को एग्जिबिट नहीं करेंगे। लेकिन वेस्टर्न सोसाइटी में चले जाए, सोशल नॉर्म्स में किसिंग इज अ नॉर्मल थिंग, हगिंग इज अ नॉर्मल थिंग, तो वो जो है उस चीज को, उसके बिहेवियर में आप उसको देख सकते हैं। ये सोशल नॉर्म्स है आपका। आपकी जो कम्युनिटी पे आपकी एक्सेस है, इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स, आप का एनवायरनमेंट में आप दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है। उसमें फिजिकल फैक्टर्स भी है, सोशल फैक्टर्स भी है, जो आपके बिहेवियर को गवर्न करता है। आप देखेंगे कि गर्म प्रदेशों के लोग, इवन आप देखोगे कि कपड़े जो हम पहनते हैं उसमें भी बहुत अधिक हमारे सोसाइटी का हिस्सा है। अगर आप देखेंगे कि राजस्थान के रेगिस्तान के लोगों का परिवेश, पहनावा देखेंगे, तो आप देखेंगे कि वो चुन्नी ऊपर रखते हैं, सर पे जो है कपड़े का जो एक ये होता है बांध के रखते हैं, पगड़ी बांध के रखते हैं, जो आप गुजरात के भी एरिया में देखेंगे। क्यों ऐसा करते हैं, कभी आपने सोचा है? दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। इट इज नॉट सोशल, इट इज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस, टेम्परेचर। धूल भरी आंधियां चलती है, अगर वो जो है बालू के कण, धूल आएगा तो सर पे जाएगा और वो उसको इफेक्ट करेगा, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रहा है, जो धूप है उससे बचने के लिए उस तरह का जो ड्रेस पहन रहा है। धूल भरे जगहों में वो जाते हैं, तो इसीलिए उनके जो लड़कियों का ड्रेस होता है वो बहुत अधिक क्या होता है, गहरे रंगों का होता है।
और उसमें शीशे लगे रहते हैं कि उस बैकग्राउंड में धूसर कपड़े पहनेंगे तो वो दिखेगा नहीं दूर से। तो हमारा जो देखो टेम्परेचर, हमारा खान पान, अगर आप चले जाओगे तो पूरे बंगाल में आप देखोगे नॉन वेजिटेरियंस लोग ज्यादा हैं, राजस्थान में कम है। तो हमारा जो खाने का बिहेवियर है वो भी डिटरमाइन किससे हो रहा है? अगर आप चले जाओगे तो आप देखोगे बंगाल या मिथिला साइड के लोग वो फिश खाते हैं, ज्यादा चावल खाते हैं, क्योंकि वहां बाढ़ ज्यादा आती है। वहां क्या होगा? उत्पादन, धान का उत्पादन होगा, वहां क्या होगा? मछली मिलेगा ज्यादातर समय। लेकिन अगर आप राजस्थान चले आएंगे तो वहां तालाब नहीं है, उतने पानी के सोर्स नहीं है, तो वहां जानवर या फिशेस की अवेलेबिलिटी नहीं होगी और वहां धान का उत्पादन नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ के लोगों का भोजन और वहां के लोगों के भोजन में अंतर है। मतलब योर इन्वायरमेंट, your cultural condition, your social standards, your social norms decide your behavior and also your thinking process. आप इसको देखिए कि कॉग्निटिव फैक्टर्स की जब हम बात करेंगे, कॉग्निटिव फैक्टर्स में नॉलेज, व्हाट यू हैव गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस, बाय ऑब्जर्वेशन, बाय अनदर थिंग्स, बाय फ्रॉम सोसाइटी और बाय द एल्डर्स, बाय योर ओन एक्सपीरियंसेस. All wisdom that you accumulated is your knowledge and your expectation. What will happen in the near future? क्या होगा आगे चल करके? और your attitude, जो अभिवृत्ति है आपकी, that is cognitive. Attitude क्या है? Attitude, the way you think, see the things. आप किसी चीज को कैसे देखते हैं? अगर किसी इंफॉर्मेशन के साथ अगर इमोशन अटैच हो जाता है तो वो एटीट्यूड बन जाता है। आप किसी चीज को कैसे देखते हैं, एटीट्यूड। आप इस तरह से लीजिए कि एक जूता बनाने वाली कंपनी थी, तो वो जो है उसने क्या कहा कि एक रिमोट एरियाज में, एक कंट्री साइड में जो है वो एक कंपनी खोलने जा रही थी। तो उसने क्या किया कि एक ग्रुप ऑफ सुपरवाइजर्स को भेजा कि वहां की कंडीशन देखिए, क्या मैं वहां ये जूते की फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकता हूं। तो वहां वो जाकर के देखा और वो आकर के एक जो है अपने बॉस को बताता है कि सर वहां जूता कंपनी खोलने से ना हमारा सारा इन्वेस्टमेंट बेकार जाएगा, वहां तो कोई जो है जूता जानता ही नहीं है, कोई पहनता ही नहीं जूता चप्पल, तो उस एरिया में आप इन्वेस्ट करके क्या करोगे। तो उसने वहां उसे निराशा देखी, वहां उसे कोई होप नहीं दिखा और वहां प्रोग्रेस नहीं दिखा। एक वो शू कंपनी जो ओपन कर रहा था वो सेटिस्फाइड नहीं रहा, कहा कि एक और ग्रुप को भेज के देखते हैं। तो वहां 2-3 लोग गए और उसमें वहां से आया, दे आर वेरी सरप्राइज्ड कि सर वहां अगर हम कंपनी खोले तो बहुत बहुत प्रॉफिट होगी, क्योंकि वहां कोई जूता चप्पल नहीं पहनता है। मतलब पूरी की पूरी मार्केट हमारी होगी, मोनोपोली हो जाएगी हमारी। हमें केवल और केवल क्या करना है, वहां अवेयरनेस फैलाना है कि जूता चप्पल पहनना क्यों जरूरी है, और फिर हम वहां राज करेंगे। उसे ऑप्टिमिज्म दिखा, वहां आशा दिखी, वहां प्रोग्रेस दिखा। तो यही जो देखने का एक तरीका था, एक ने वहां डिजास्टर देखा, एक वहां होप देखा, एक ने पेसिमिज्म देखा, एक ऑप्टिमिज्म देखा। यही जो देखने का हमारा चीजों का नजरिया है, हाउ वी सी द थिंग्स। आधा भरा ग्लास देखते हैं या आधा खाली ग्लास देखते हैं, या आधा हवा से भरा और आधा पानी से भरा देखते हैं, यही कहलाता है हमारा एटीट्यूड। और जिस तरह का हमारा एटीट्यूड होता है उसी तरह से हमारा बिहेवियर हो जाता है। कहा भी जाता है कि एटीट्यूड विल डिसाइड योर एल्टीट्यूड। आपके जीवन की ऊंचाइयों का निर्धारक कौन होता है? आपका एटीट्यूड। अगर आप में ये डिटर्मिनिज्म हो, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो चीजों के प्रति, खुद के प्रति, समाज के प्रति, जिन चीजों को आपने आस पड़ोस देखते हैं उसमें आपको आशा दिखे, होप दिखे, इवन दो देयर इज डिजास्टर्स एवरीवेयर। आज अभी कोरोना को जो है आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें से क्या निकाल रहे हैं? पॉजिटिव चीजों को निकाल रहे हैं कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है, हमारा जो है ओजोन का डिप्लीशन लेवल कम हो जा रहा है, हम एक साथ रहना सीख रहे हैं, खाली समय में क्रिएटिव होते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को लोग सीख रहे हैं। तो ये क्या है? एटीट्यूड, वे यू सी द थिंग्स, किस तरह से आप चीजों को देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। आपका जो सोच होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। कहता है बिवेयर विद द सच पीपल हु हैज अ नेगेटिव एटीट्यूड।
वो लेग पुलिंग करेंगे, वो हमारे ऐसा आपको आपकी कमियों को दिखाएंगे। लेकिन एक पॉजिटिव व्यक्ति हर चीज में एक आशा को, एक होप को देखता है। सो ये कॉग्निटिव फैक्टर है और ये बहुत अधिक डिटरमाइन होता है आपके बिहेवियर से और आपके एनवायरमेंट, आपके माता पिता, आपका स्कूल, आपका टीचर कितना वो पॉजिटिव है, उसमें कितना जो है आपको स्पार्क जगाने की क्षमता है, वह आपका क्या कहलाता है, पॉजिटिव एटीट्यूड। ये कॉग्निटिव एबिलिटी। और एक तरह से देखिएगा कि अगर हम इसको इस तरह से देखें, आप उसको विस्तार से देखिए कि कॉग्निटिव एबिलिटी की बात करते हैं कि थिंकिंग कैसे सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। अगर आप बीबीसी को देखते हैं या आप किसी वेस्टर्न अल जजीरा टेलीविजन को देखते हैं तो आप देखेंगे कि वहां के पत्रकार टू द पॉइंट बात करता है, बहुत ही ऑथेंटिक फैक्टफुल बात करता है। लेकिन जब आप अपने इंडियन जो है मीडिया की बात करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही समय में अब पोल खुलने वाला है, एक बात बताने जा रहा हूं जिससे आप देखकर अचंभित हो जाएंगे। और वो क्या करेगा, जो सूचना है वो सूचना साइड में रहेगा और पेरीफेरी की बात ज्यादा करेगा। Why? Because they are individualistic, they are pinpointed. The Western society, हमारा सोसाइटी सोशल, तो वो बड़े ब्रॉडर व्यू में चीजों को देखता है। मीन्स देखो, सोसाइटी जो हमारा देखने का, ऑब्जर्व करने का, चीजों को, फैक्ट को देखने का नजरिया हमारा डिफरेंट है और उसका डिफरेंट है। मीन्स हमारी सोचने के तौर तरीकों को हमारी सोसाइटी गवर्न करती है। हम जिस तरह के सोसाइटी में रहते हैं उसी तरह का हमारा सोच बनते चला जाता है। और इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, हमारे बिहेवियर पर, हमारा स्किल, हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो सेल्फ एफिकेसी है, वो ये एनवायरनमेंट, ये जो कॉग्निटिव हमारी फैक्टर्स है, वो हमारे बिहेवियर को, अगर हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी हाई होती है तो हमारी सेल्फ एफिकेसी भी क्या होगी, अधिक होगी। और ये हमारी परफॉर्मेंस को, हमारे जो प्रोसेस है, जो रेस्पॉन्स रेट है, उसको डिफरेंट कर देगी। तो इस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट करता है। हमारा बिहेवियर हमारे एनवायरनमेंट को करेगा, एनवायरनमेंट हमारे बिहेवियर को, हमारा कॉग्निटिव फैक्टर्स हमारे बिहेवियर को, हमारा जो बिहेवियर है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज को प्रभावित करेगी। हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज क्या करती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं और एनवायरमेंट हमारे कॉग्निशन को प्रभावित करता है। इस तरह से हम इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म। मींस ईच वन अफेक्ट्स ईच अदर, देयर इज द इंपैक्ट ऑफ एवरी फैक्टर्स ऑन another factor, that is known as reciprocal determinism. अब अगर आप न्यू बिहेवियरिज्म में एक बड़ा प्रोमिनेंट व्यक्ति को देखना चाहेंगे तो उसका नाम है एडवर्ड टॉलमेन। एडवर्ड चांस टॉलमेन, ये इनका बॉस्टन में के सबर्ब में एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ही इज वेरी जीनियस and he studied from MIT, Massachusetts Institute of Technology, MIT, जो वर्ल्ड के प्रोमिनेंट नंबर 1 और नंबर 2 जो यूनिवर्सिटी है उसमें आती है, इंस्टीट्यूट में आती है वर्ल्ड के, उसमें उन्होंने पढ़ाई की। देन हार्वर्ड में वो प्रोफेसर के रूप में काम किया, एडवर्ड टॉलमेन। और एडवर्ड टॉलमेन डिसएग्रीड विद वाटसन ओवरली मैकेनिस्टिक एसआर थ्योरी, जो एक बहुत ही मैकेनिकल तरीके से जो एसआर की बात की थी कि किस तरह से अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ अगर हम कंडीशनड स्टिमुलस को जोड़ेंगे और उसके बाद ये बार बार रिपीट करेंगे तो फिर एक बिहेवियर का फॉर्मेशन होगा। इस बात का इन्होंने विरोध किया था। टॉलमेन आर्ग्यूड दैट लर्निंग इज एसेंशियली गोल डायरेक्टेड। उनका कहना था कि हमारा जो लर्निंग है वो गोल डायरेक्टेड है, अर्थात लक्ष्य निर्धारित है। मतलब हम कोई भी चीज सीखते हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा उद्देश्य निहित होता है। और इसी को इन्होंने क्या कहा कि पर्पसिव बिहेवियरिज्म का नाम दिया, पर्पसिव बिहेवियरिज्म, उद्देश्यात्मक व्यवहारवाद कहा। इनका कहना था कि टॉलरेंस सिस्टम कंबाइन द ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ बिहेवियर विद द consideration of purposive behaviorness, goal directed behavior. Means whatever we do with some intentions, with some goal or some objective. And उसको इन्होंने एक 18
1932 में डिस्क्राइब इन पर्पसिव बिहेवियर इन एनिमल्स एंड मैन के रूप में उन्होंने दिया। और उन्होंने जो बहुत ही मैकेनिकल वे में जेबी वाटसन ने जो प्रपोंड किया था बिहेवियरिज्म, उसका इन्होंने विरोध किया। पर्पसिवनेस कैन बी डिफाइंड इन ऑब्जेक्टिव बिहेवियरिज्म टर्म विदाउट इंट्रोस्पेक्शन। इनका कहना था कि बिना इंट्रोस्पेक्शन के, आत्मनिरीक्षण के, हम क्या कर सकते हैं कि बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो भी बिहेवियर है वह हमारे पर्पस के आधार पर होता है। और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया प्लेस लर्निंग या कॉग्निटिव मैप का। इनका कहना था कि हम जब भी कोई चीज देखते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें इन्वायरमेंट सम क्लूज देता है और एक क्लू दूसरे क्लू के पास हमें ले जाता है, एक संकेतक दूसरे संकेतक के पास ले जाता है और एक दूसरे से कनेक्ट होकर के हम अपने उद्देश्य तक पहुंच जाते हैं। हमारा माइंड एक कॉग्निटिव मैप बना लेता है। जब भी हम कोई काम करते हैं उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमारा दिमाग एक मेंटल मैप क्रिएट कर लेता है, कॉग्निटिव मैप बना लेता है। मीन्स व्हाट इज कॉग्निटिव मैप? हम इसको विस्तार से आगे पढ़ेंगे। कॉग्निटिव मैप को एक छोटे स्तर में हम देखते हैं कि जो बाहरी दुनिया है उसका जब हम मेंटल रिप्रेजेंटेशन अपने माइंड में इंटरनली करते हैं उसे कॉग्निटिव मैप कहते हैं। कि हम जब भी कोई काम करने जाते हैं वो बाहरी दुनिया है, हम कोई जो है स्पेस देखते हैं तो उस स्पेस का एक मेंटल मैप हमारे दिमाग में बन जाता है जिसे हम कॉग्निटिव मैप की संज्ञा देते हैं। और इन्होंने एक जो प्लेस लर्निंग की कोई भी चीज स्पेस को हम कैसे पता करते हैं, लेटेंट लर्निंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। एडवर्ड टॉलमैन ने एक रैट के साथ मेज एक्सपेरिमेंट किया। जब हम इसको टॉलमैन के जो है थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बताएंगे। अभी केवल आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि जो मेज एक्सपेरिमेंट था टॉलमैन मेज एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। लेटेंट लर्निंग थ्योरी में इन्होंने कहा कि व्हाट इज लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग एज द एसोसिएशन ऑफ indifferent stimulus or situations without patent reward। मतलब हम कोई भी काम करते हैं रिवार्ड के लिए नहीं करते हैं हमेशा। सपोज वी पुट a rat in a maze as it wanders about and accidentally gets food। हम जब एक जो है चूहे को एक मेज पर भूल भुलैया में रखते हैं और वो क्या करता है, उसे पहले पता नहीं होता है, वो एक्सीडेंटली घूमता है और वो क्या करता है, एक दूसरे जो है क्लू को देखते हुए वो क्या करता है, उस उद्देश्य तक पहुंच जाता है। एक बार जब उसे मिलता है, अर्थात ये क्या कर रहा है कि व्यक्ति को जब संकेतक उचित संकेतकों की प्राप्ति होती है तो ऑटोमेटिक उसमें जो अंतर्निहित क्षमता है वह प्रकटीकरण हो जाता है। मतलब अंतर्निहित होता है हम में सीखने की क्षमता। लेटेंट, गुप्त, प्रच्छन्न जिसको हम कहते हैं या गुप्त अधिगम कहते हैं, अव्यक्त अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें यही क्वेश्चन आता है कि डिड ही लर्न एनीथिंग बिफोर गेटिंग द फूड इन द फर्स्ट एक्सपीरियंस? वी पुट द रैट इन द सेम maze again and it may directly reach the food. That means when the rats was wandering, he did learn something without even the incentive of any reward। मतलब जब पहली बार उसे रखा गया था उस भूल भुलैया में, उसे कुछ भी पता नहीं था कि आगे चल करके हमें क्या मिलेगा। वो एक रास्ता से दूसरे रास्ता क्लू लेते लेते वो वहां पहुंचा और उसको क्या मिला, वहां रिवॉर्ड मिला फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद जब उसे रखा जाता है तो वो क्या करता है, बहुत फास्टली वहां पहुंच जाता है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो एबिलिटी उसमें थी। हाँ, रिइंफोर्समेंट क्या कर दिया, रेट ऑफ रिवार्ड ने क्या कर दिया, रेट ऑफ रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया। इसी को कहा जाता है अव्यक्त अधिगम। लर्निंग इन विच अ न्यू बिहेवियर इज एक्वायर्ड बट इज नॉट डेमोन्स्ट्रेटेड अंटिल सम incentives is provided for displaying it. This is another type of learning that occurs without direct reinforcement
और पनिशमेंट। इसे ही लेटेंट लर्निंग कहते हैं, जिसे हिडन लर्निंग कहते हैं। और जैसे आप कहते हैं कि आई नो मेनी सॉन्ग्स बट आई एम नॉट सिंगिंग दैट नो। आप में बहुत सारी एबिलिटीज होती है, लेकिन आप तभी उसे प्रकट करते हैं जब उसको प्रकट करने की जरूरत होती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो है स्कूलों में बच्चे पूछते हैं, सर इसका नंबर लगेगा। मीन्स अगर नंबर लगेगा तो वो क्या करेगा, उसको जो है दोहराएगा, उसको करेगा। अगर नंबर नहीं लगेगा मतलब क्या हुआ कि एबिलिटी है वो और चीजों को भी सीख सकता है, लेकिन वो फोकस किस पे कर रहा है, जिसमें रिवॉर्ड एक्सपेक्टेड होता है। मीन्स देयर इज एन एबिलिटी, व्हेन देयर इज अ प्रॉपर सिग्नल विल प्रोवाइडेड, दैट लेटेंट लर्निंग गेट एग्जिबिटेड। और इसमें एक बात बहुत गौर करने की बात है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, कि अगर टीचर में एबिलिटी हो तो बच्चों की जो वो क्षमताएं हैं, जो उनकी अधिगम है, उसको प्रकट करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, तो बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटीज, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज रिफ्लेक्ट होकर के बेहतर तरीके से बाहर आ सकती है। अर्थात हियर टीचर में वर्क as a signal for exhibiting or reporting of the learned behavior or latent behavior that is in the students। इन्होंने सिग्नल लर्निंग दिया। अब ये सिग्नल लर्निंग अगर आप देखेंगे तो गैगने के हायरार्की ऑफ लर्निंग को देखते हैं तो ये सबसे पहला लर्निंग है, सिग्नल लर्निंग, और जिसको इवान पावलोव ने अपने क्लासिकल कंडीशनिंग में प्रपोन किया था कि कैसे एक कंडीशनड स्टिमुलस के साथ अनकंडीशनड स्टिमुलस का पेयरिंग किया जाता है। तो जो अनकंडीशनड स्टिमुलस से वो रिस्पॉन्स देता है, कुछ समय के बाद वो कंडीशनड स्टिमुलस से भी रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है, और इसी को सिग्नल लर्निंग कहा गया। एन इंडिविजुअल लर्न्स टू कैरी आउट अ जनरल conditioned response towards a given signal, usually this response is emotional। इन्होंने कहा था सिग्नल लर्निंग के बारे में। इस तरह से हम आज जो है न्यू बिहेवियरिज्म के दो स्टॉलवर्ड के बारे में बात किया। पहला था फर्स्ट हमने अल्बर्ट बैंडुरा के बारे में, और दूसरा एडवर्ड टॉलमैन के बारे में बात किया, और हमने ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है, सोशल लर्निंग क्या है, उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को जाने, सेल्फ एफिकेसी क्या है, स्व प्रभाव उत्पादकता क्या है, उसके बाद रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म क्या है, उसके बारे में बात करी। हमने स्पेस लर्निंग की बात की, कॉग्निटिव मैप की बात की, और जब हम विस्तृत में बात करेंगे, जब विस्तार से बात करेंगे, ये पर्सपेक्टिव की बात हो रही है केवल, आगे चल करके हम साइको एनालिसिस जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है उस पर हम बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस ज्ञान के प्रवाह को बढ़ने दीजिए। आपके क्वेश्चंस, आपकी इंक्वायरी की डिमांड रहती है, आप भेजिए। मैं कोशिश करूंगा आपके उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो अभी तक के जो क्लासेस हुई है उससे संबंधित हो। थैंक यू, धन्यवाद।